हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो आप सभी के लिए जो है हम अब शुरू कर चुके हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की। तो क्लास 9th हिंदी कोर्स ए में जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है वो दो तरीके से हैं, एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो आपके सिर्फ आ रहे हैं आपके क्षितिज बुक से, यानी कि काव्य खंड से भी आएंगे और गद्य खंड से भी आएंगे। और ये रहेंगे काव्यांश आधारित प्रश्न, रहेंगे काव्य खंड से, और गद्य खंड से रहेंगे गद्यांश आधारित। तो जरा इनको ध्यान से देखिएगा। मैं अब ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इन प्रश्नों को करने के लिए जैसे गद्यांश है तो हमें गद्य की पूरी कहानी को पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है ना। अब जब हम उसको पूरा पढ़ चुके हैं तो उस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। आज हम आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए आपका सेकंड चैप्टर करा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने देखा दो बैलों की कथा, सेकंड चैप्टर है ल्हासा की ओर, जो कि एक वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है, जो राहुल सातकायन जी ने लिखा। ठीक है, तो इस पे हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे इसमें आपके पास 4 गद्यांश है। इन गद्यांशों को पढ़ेंगे और इन पर आधारित जो है 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, और इसके अलावा कुछ संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न भी करेंगे। वैसे तो ये आपके एक्स्ट्रा प्रश्न आएंगे नहीं, लेकिन अब हमने सिर्फ पूरे पार्ट में से 4 गद्यांश लिए हैं तो बहुत सारे गद्यांश जो हैं हमारे छूट गए, तो क्वेश्चंस तो कवर कर लेंगे, तो उस तरीके से आपको कुछ आइडिया हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट आज हम इन प्रश्नों। ठीक है, तो अब आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आप देखिए क्लास 9th हिंदी कोर्स ए। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्लास 9th हिंदी कोर्स ए क्षितिज भाग 1 गद्य खंड का है। याद रखिए बुक आपकी गद्य खंड से ही शुरू हो रही है, तो ये गद्य खंड का ही दूसरा अध्याय है ल्हासा की ओर, जिसके लेखक है राहुल सातकायन। ध्यान रखिएगा ये एक यात्रा वृत्तांत है। और इसके हम कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। शुरू करें। तो पहला गद्यांश है आपके पास में, क्या दिया गया है, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फररी कलिलडयोर का रास्ता जब नहीं खुला था। ठीक है, फरी कलियोडोस का रास्ता जब नहीं खुला था। तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्य, क्या है परित्यक्य, परित्यक्य यानी कि जिससे त्याग दिया गया हो, एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा करती हैं। तो देखिए नेपाल, पहले आप हिंदुस्तान से नेपाल नहीं जा सकते थे, तो ये फड़ी कलिडरियोर का रास्ता जो था ना, ये तब नहीं बना था। अब जैसे हम लोग भारत से नेपाल जा सकते हैं, पहले वो रास्ता नहीं था। तो लेखक हमारे जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से हिंदुस्तान से नेपाल जाने का एकमात्र रास्ता था। चाहे व्यापार हो चाहे सैनिक हो, सभी कुछ उसी रास्ते से जाया करता था। अब यहाँ पर पहले चीनी सरकार का आधिपत्य था, तो यहाँ पर चीनी सेना जो है इन रास्तों की देखभाल करने के लिए, सुरक्षा के लिए तैनात रहती थी। अब चूंकि वहां पे मौसम बहुत एक्सट्रीम होता है, इसलिए वहां पर कुछ किले बनाए गए थे, छोटे छोटे किले गिरे थे, वो उसी के अंदर पलटन रहती थी, रहना खाना पीना उनका, और वहीं से सुरक्षा करना होता था। अब जब चीनी सैनिक वहां से चले गए हैं तो वो उनके द्वारा त्याग दिया गया, इसलिए उसे क्या बोला है, परित्यज्य किला। अब उस किले में जो है लोगों ने, कुछ लोग जो है वहां, कुछ तो टूट फूट गए और कुछ लोग वहां पे अपनी दुकानें खोल ली, समथिंग कुछ कर लिया। ऐसे ही एक परित्यज्य किले में हमारे लेखक रुके और फिर वहां पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर रास्ता बहुत मुश्किल है तो आराम वाली बातें भी हैं। चलिए अब इस पर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लेखक नेपाल के किस रास्ते से तिब्बत गया? फरी कलिडरियोर रास्ते में से, प्राचीन मुख्य मार्ग से, वर्तमान रास्ते से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो कहाँ गए थे? वो प्राचीन मुख्य मार्ग से गए थे जो पहले था। ठीक है, ये फरी कलिडरियोर का रास्ता तो अभी लेटेस्ट बना है।
तिब्बत के मार्ग में क्या क्या था? स्थान स्थान पर फौजी चौकियां और किले, स्थान स्थान पर चीनी सैनिकों की भरमार, स्थान स्थान पर आवास के लिए बड़ी बड़ी कोठियां, स्थान स्थान पर चोर लुटेरों के गढ़। तो क्या था स्थान स्थान पर? वो था फौजी चौकियां। अब माना कि वो फौजी चौकियां और किले उन सैनिकों द्वारा त्याग दिए गए हैं, लेकिन बने तो अभी भी हुए हैं, है ना। लेखक चाय पीने के लिए कहाँ ठहरा? एक परितज्ञ भारतीय किले में, एक परितज्ञ तिब्बती किले में, एक उपेक्षित छोड़े गए चीनी किले में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक उपेक्षित छोड़े गए चीनी किले में, या इसमें यह भी कह सकते हैं एक परितज्ञ चीनी किले में। ठीक है, कोई भी आया आप यहां पर लिख सकते हैं। गद्यांश के अनुसार तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या क्या है? केवल बहुत सी तकलीफें, केवल कुछ आराम की बातें, बहुत सी तकलीफों के साथ कुछ आराम की बातें, या बहुत सी झीलें। तो सही क्या है? बहुत सी तकलीफों के साथ कुछ आराम की बातें भी हैं। तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा है? ठीक है, समाज में जाति पाति व छुआछूत नहीं है, बिल्कुल ये तो नहीं है जो गद्यांश में बताया गया है। औरतें पर्दा नहीं करती, ये भी सही है। वहां के लोग बिना भय के रहते, ये भी सही है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। चलिए अब हम आ गए दूसरे गद्यांश पे। क्या है? परितज्ञ चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा। यानी कि रोड पे चलने का जो टैक्स है, पहले जो है ना इसी तरीके से मांगा जाता, जैसे आजकल हम लोग टोल टैक्स देखते हैं ना, तो पहले आदमियों के जरिए छोटी छोटी चुंगियां बनाई जाती थी और उन पर आने जाने के लिए पैसा देना पड़ता था। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। अब उन्होंने जब जहां पर राहदारी दी होगी ना, वहां से उन्हें चिटें मिली होंगी, पहले वो दे चुके थे, तो वो चिटें उन्होंने उस आदमी को दे दी। शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। थोंडला से पहले जो आखिरी गांव था, थोंडला के बाद थोंडला ही आता है ना, थोंडला ही रहता, तो उसके पहले जो है आखिरी गांव था, वहां हम पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। अब सुमति जो है वो एक बौद्ध भिक्षु थे, तो उनके जान पहचान के लोग सभी जगह थे। तो थोंडला में के आखिरी वाले गांव में भी इनके जान पहचान के व्यक्ति थे। और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए थोंडला के पहले जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अब क्या हुआ, चूंकि उस गांव में सुमति के जान पहचान वाले बहुत सारे थे, तो अब ये आपको पता है भाई, लेखक तो भिकमंगे के रूप में यानी कि एक भिखारी के रूप में ट्रेवल कर रहे थे, तो जान पहचान के होते बहुत सारे लोग थे, इसलिए इनको रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। भिखारी के भेष में भी इन्हें एक अच्छी जगह रहने को मिली थी। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। अभी लेखक जिस यात्रा का वर्णन कर रहे हैं उसके ठीक 5 साल बाद फिर इन्होंने इसी रास्ते से नेपाल की यात्रा करी थी। तो क्या हुआ था, अभी तो ये भिकमंगे के वेश में कर रहे थे और बाद में इन्होंने जब 5 साल बाद यात्रा करी तो एक अच्छे सभ्य व्यक्ति के रूप में थे, घोड़े पर थे। तब इनको एक अच्छा घर नहीं मिला था, एक बहुत गरीब झोपड़े में रहने को मिला था। और आज जब ये भिकमंगे के वेश में थे तो सुमति की जान पहचान के कारण इन्हें अच्छा घर रहने को मिला था। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीटकर बहुत कम होश हवास में दुरुस्त रहते थे। अब उस समय क्या है ना, वहां के लोग शाम को लोकल जो शराब होती है, छड़ जिसको बोलते हैं, वो पी के मदमस्त हो जाया करते थे। अब इस पर पहला प्रश्न है, लेखक द्वारा परितज्ञ चीनी किले से चलने पर एक आदमी उनसे राहदारी मांगने आया। यह राहदारी क्या होता है? बोध गया के कपड़े नहीं, बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य सामान नहीं, यात्रा करने का टैक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राहदारी क्या है? इसे बोलते हैं यात्रा करने का टैक्स। लेखक चीनी किले से जाने के बाद कहां पहुंचा? थोंदला के पहले के आखिरी गांव में, बिल्कुल सही है। लद्दाख के एक परिचित घर में, निर्जन डांडा प्रदेश में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहां पहुंचे थे? ये पहुंचे थे थोंडला के पहले एक आखिरी गांव में। थोंडला में लेखक को ठहरने का एक अच्छा स्थान कैसे मिला था? सुमति की जान पहचान के कारण, है ना। अपनी जान पहचान के लोगों के कारण नहीं, सुमति की जान पहचान के लोग होने के कारण। यहां लगाएंगे नंबर 2।
5 साल बाद उसी रास्ते पर लौटते हुए लेखक को कहाँ ठहरना पड़ा था? गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में, है ना, गांव के सबसे गरीब झोपड़े में। ठीक है। शाम के वक्त गांव के लोग अपने होशो हवास क्यों खो देते थे? क्योंकि शाम को 6 बजे होते ही सब लोग वहां की ये जो स्थानीय शराब छड़ थी उसे पी लेते थे, है ना। स्थानीय शराब पीने के कारण, सही, भांग पीने के कारण, सोम नामक मादक पदार्थ पीने के कारण, या छड़ नामक मादक पदार्थ पीने के कारण। तो वो तो स्थानीय, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है। पहला स्थानीय शराब पीने के कारण, दूसरा छड़ नामक मादक पदार्थ पीने के कारण। तो ये दोनों अपने आप में सही है, लेकिन जो एकदम सटीक बैठ रहा है वो है आपका नंबर 4। अब हम आगे तीसरे गद्यांश में। ठीक है, तीसरा गद्यांश भी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया गया है? तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी नहीं मिल सकती थी। ठीक है, अब उन गांवों में अगर जाया जाए तो सजा नहीं मिलती थी, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। यानी गांव में कोई मर जाए तो भाई सजा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पे अगर, यानी निर्जन स्थान कहाँ था? जब धोंडला के आगे वो पढ़ना शुरू किया था उन्होंने ना, तो बहुत निर्जन स्थान था वहां पर। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिलता। अब जब वहां बिल्कुल निर्जन स्थान है तो भाई वहां पर आपको विटनेस कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलते थे। डकैत पहले आदमी को मार डालते थे, उसके बाद देखते थे कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। वहां पर जो है किसी भी तरह का कोई भी हथियार कानून नहीं था। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता था। अगर डाकू ना मारे, वो सोचे कि पहले हम लूट लें, ठीक है, तब जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर हर किसी के पास पिस्तौल बंदूक रहती थी। तो डाकुओं को खुद खतरा रहता था कि अगर हम नहीं मारेंगे तो सामने वाला हमें मार देगा। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। अब चूंकि वो तो भिखमंगे के रूप में ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए उनको ये डर नहीं था कि भाई लुटेरे हमें लूटेंगे तो हमारे पास तो कुछ मिलने वाला नहीं। जहां कहीं वैसी सूरत देखे, टोपी उतार, जीभ निकाल, कूची कूची यानी दया दया, 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन आती कि मेरे पास कोई लुटेरा आता तो हम अपनी टोपी उतारते, घुटनों के बल बैठ जाते, कूची कूची बोलते, यानी कि दया दया 1 पैसा दे दो। अब हम खुद ही भीख मांग रहे तो लुटेरे हमसे क्या लूटेंगे? सीधी सी बात है कि नहीं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लटकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो मतलब अब रास्ता मुश्किल था, तो लेखक ने कहा कि भाई 2 घोड़े कर लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। तिब्बत में मरे हुए आदमियों की परवाह क्यों कोई नहीं करता था। सुनसान स्थान पर मरने के कारण, लापरवाही के कारण, सरकार का हस्तक्षेप ना होने के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही क्या कारण था? सुनसान में लोग मर जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि भाई यहाँ कोई मरा है या समथिंग कुछ है ना। तिब्बत की कानून व्यवस्था कैसी थी? वहां पे कोई भी हथियार कानून नहीं था। वहां हथियार रखने के संबंध में कोई कानून नहीं था। सरकार खुफिया विभाग व पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती थी। वहां कोई गवाह भी नहीं मिलता था, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे नंबर 4। ये सारी बातें थी। गद्यांश के अनुसार गांव में डाकुओं को कोई भय क्यों नहीं था, उन्हें डर क्यों नहीं था? क्योंकि वहां उन्हें पुलिस का कोई खतरा नहीं था। क्योंकि पुलिस जब पैसे ही नहीं खर्च करती थी, सुनसान इलाकों में जाती ही नहीं थी, तो उन्हें कोई खतरा ही नहीं था। क्योंकि वहां के लोग उनसे अधिक डरते थे, क्योंकि वहां के लोग उनका मुकाबला नहीं करते थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? क्योंकि वहां उन्हें पुलिस से कोई खतरा नहीं था। लेखक ने डाकुओं से बचाव के लिए क्या साधन अपनाया? टोपी उतार कर कूची कूची दया दया 1 पैसा दो, भीख मांगने का तरीका अपनाया था। अपने पास बंदूक, पिस्तौल व तलवार रख ली थी? नहीं। टोपी उतार कर, जीभ निकाल कर, कूची कूची दया दया 1 पैसा कहकर भीख मांगने का, बिल्कुल सही है। यहाँ पर लगाते हैं पुलिस का वेश धारण करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नंबर है खा वाला सही। गद्यांश के अनुसार अगला पड़ाव अधिक दूर होने के कारण लेखक ने क्या किया? अगला पड़ाव काफी दूर था तो उन्होंने घोड़े लेने के लिए बोला था ना।
मार्ग में आश्रय ढूंढ लेने के लिए कहा, अगले दिन चलने का सुझाव दिया, सुमति को लटकोर तक 2 घोड़ों का प्रबंध करने के लिए कहा, सुमति को गाड़ी का प्रबंध करने के लिए कहा। तो सही कहा, तो सुमति को 2 घोड़े का प्रबंध करने के लिए कहा। गद्यांश संख्या 4 है। अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। मतलब चारों तरफ पहाड़ थे और बीच में समतल एरिया था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम था तिडरी समाधि गिरी। अब चारों तरफ पहाड़ था, बीच में प्लेन था, उस प्लेन सरफेस पे भी एक छोटा सा ऊंचा स्थान था, उसी को क्या कहा जा रहा था? तिडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने से किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। मान लीजिए बोध गया से आया वो कपड़ा खत्म हो गया, अब सुमति को तो भाई दूसरों से पैसा लेना है, तो वो किसी भी कपड़े को फाड़ के बोध गया का कपड़ा बताकर लोगों को दे दिया करते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। तिडरी समाधिगिरी में आने के बाद कहाँ जाना चाहते थे? यजमानों। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देगा। इनको लगा कि भाई 1 हफ्ता लगा देंगे खाली ये वहीं पर अपने यजमानों से मिलने पे। मैंने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने आसपास के गांव में जाने के लिए मना कर दिया। लेखक जिस गांव में ठहरे थे उसी गांव में उन्होंने गंडे बांटने के लिए बोल दिया। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है। तिडरी का विशाल मैदान कैसा था? चारों तरफ नदियों से घिरा, चारों तरफ विशाल जंगलों से घिरा, पहाड़ों से घिरा हुआ टापू के समान, शहर के बीचों बीच घास से घिरा हुआ। तो क्या था? पहाड़ों से घिरा टापू के समान, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा था और बीच में टापू सा था। तिडरी समाधिगिरी क्या है? विशाल मैदान के अंदर एक छोटी सी पहाड़ी, बिल्कुल सही है। बौद्ध भिक्षुओं का समाधि स्थल, गांव के उच्च व प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समाधि स्थल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या था? विशाल मैदान के अंदर एक छोटी सी पहाड़ी। सुमति अपने यजमानों को क्या लाकर देता था? गंडे बांटता था ना, बोध गया से लाए हुए कपड़े, बोध गया से लाए हुए कपड़े से बनाए हुए गंडे, बिल्कुल सही है। बोध गया से लाई हुई खाद्य सामग्री, बोध गया के तालाब से लाया गया जल। तो सही क्या है? बोध गया से लाए गए कपड़े से बनाए हुए गंडे। लेखक ने सुमति को अन्य गांवों में जाने से क्यों मना किया? उन्होंने कहा कि भाई अन्य गांव में नहीं जाना, क्योंकि वो वहां हफ्ते 2 हफ्ते लगा देते, इसलिए। लेखक सुमति को अपने से अलग नहीं करना चाहते थे? नहीं, सुमति उन गांवों से अनजान था। लेखक स्वयं गांवों में जाना चाहता था, अत्यधिक समय लगने के कारण। तो उन्होंने क्यों मना किया? कि भाई ये अत्यधिक समय लगा देगा, इसलिए। लेखक ने सुमति को गांव में ना जाने के लिए उससे क्या वादा किया? क्या कहा कि भाई तुम इसी गांव में बांट लो, आगे गांव में नहीं जाओ, जब हम लहासा पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये चीज कहा था ना। वह उसे लहासा पहुंचकर कुछ रुपए दे देगा, बिल्कुल सही है। वह उसे लहासा पहुंचकर मुफ्त में भोजन खिलाएगा? नहीं। लहासा में सुमति को नए यजमान बनवा देगा? नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही है आपका पहला, कि लहासा पहुंच के कुछ रुपए दे देगा। चलिए, अभी जैसे कि हमने बोला था कि हम लोगों ने कर लिए 4 गद्यांश आधारित 5-5 प्रश्न। अभी पाठ में बहुत सारी चीजें बाकी, तो उन पाठ से संबंधित आपके सामने अब हम कुछ प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, जो आपको काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है। तिब्बत की जमीन किसमें बटी हुई थी? किसमें बनी थी? जागीरदारों में बटी हुई थी। हमने पढ़ा था ना चैप्टर, याद है ना चैप्टर आपको मैंने बोला था। तो क्या है? छोटे बड़े जागीरदारों में, वहां के किसानों में, बड़े बड़े फार्म हाउस में। तो यहाँ पर सही है, छोटे बड़े जागीरदारों में। सुमति गुस्से में क्यों था? अच्छा देखते, क्योंकि लेखक जो हैं वो डिले हो गए थे, याद है, उनका घोड़ा भटक गया था। लेखक ने सुमति को उसके यजमानों से नहीं मिलने दिया था। लेखक देर से उसके पास पहुंचा था। सुमति का सामान चोरी हो गया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? लेखक देर से उसके पास पहुंचा था, क्योंकि ये तो पहुंच गए थे सुमति और लेखक का इंतजार कर रहे थे, मगर लेखक का घोड़ा सुस्त भी था और वो रास्ता भी भटक गए थे, इसलिए उन्हें देर हो गई थी। तिब्बत की जागीरों का ज्यादा हिस्सा किसके हाथ में? वहां के मठों के हाथ में, है ना।
वहां की सरकार के, जागीरदारों के, मठों विहारों के या मंदिरों के? तो सही क्या है, बौद्ध मठों के हाथों में है। सुमति कौन था? वो एक क्या कहते हैं, मंगोल बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, चीनी, भारतीय, मंगोल या निग्रो? तो सही क्या था, वो एक मंगोल बौद्ध भिक्षु था। खेती के इंतजाम देखने के लिए जागीर में किन्हें भेजा जाता था? अब जागीरदार जो खेती कराते थे, मठों से वो बौद्ध भिक्षु आते थे इनकी निगरानी के लिए, है ना। जागीरदारों को, किसानों को, व्यापारियों को या भिक्षुओं को? तो सही क्या है, भिक्षुओं को भेजा जाता था। ल्हासा की ओर पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? अपनी तिब्बत यात्रा का, है ना, अपनी भारत यात्रा का, अपनी चीन यात्रा का, अपनी तिब्बत यात्रा का या अपनी नेपाल यात्रा का? तो सही क्या है, अपनी तिब्बत यात्रा का। कुंजर क्या है? अब आपको बताना है कुंजर क्या है। भगवान बुद्ध के दिए गए उपदेशों की हस्तलिखी प्रतियां हैं, ठीक है ना। तिब्बती जीवन पर प्रकाश डालती हस्तलिखित पोथियां, बौद्ध धर्म पर प्रकाश डालती हस्तलिखित पोथियां, बुद्ध के उपदेशों के अनुवाद की हस्तलिखी पोथियां, मंदिर के पुजारियों से संबंधित हस्तलिखी पोथियां? तो सही क्या था, बुद्ध के उपदेशों के अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां। लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा किस वेश में की थी? उन्होंने भिखमंगे यानी कि एक भिखारी के वेश में यात्रा की थी, एक भिखमंगे के छद्म वेश में। तो यहां पर नंबर 1 एकदम सही। पुस्तकों के भीतर होने का क्या तात्पर्य है? पुस्तकों को पढ़ने में रम जाना, है ना। पुस्तकों को पढ़ने में रम जाना बिल्कुल सही है। किसी पुस्तकालय के अंदर प्रवेश कर जाना नहीं, पुस्तकों को लिखने में रम जाना नहीं, पुस्तकों को पढ़ने में रम जाना। तो यहाँ पर आपका चौथा और पहला दोनों सही है, एक ही चीज बोल रहा है, तो हम यहाँ पर पहले वाले में लगा देते हैं। ठीक है, पुस्तकों को पढ़ने में रम जाना। तिब्बत के लोग किन्हें चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? जो निम्न दर्जे के भिखमंगे, एक भिखमंगे भी बहुत ही कटे फिटे हालात में जो रहते हैं ना, उनको नहीं आने देते थे। उच्च श्रेणी के भिखमंगों को, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को, व्यापारियों को, डकैतों को? तो सही क्या है, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर के अंदर नहीं आने देते थे। डांडे की विशेषता क्या है? अब आपको बताना है डांडे की क्या थी। 16-17 हजार फीट ऊंचा है, बिल्कुल सही है। उसके दोनों तरफ कोई भी गांव नहीं है, ये भी सही है। अत्यधिक निर्जन के होने के कारण डाकुओं के लिए अच्छी जगह है, ये भी बात है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, 5 साल बाद लेखक थोंडला के आखिरी गांव में किस वेश में आया था? एक भद्र व्यक्ति के वेश में, ठीक है, एक डकैत के रूप में, एक भद्र यात्री के रूप में, एक भिखमंगे के वेश में, एक अधिकारी के रूप में। तो सही क्या था, एक भद्र यात्री के रूप में। लेखक को डाकुओं से भय क्यों नहीं था? चलिए देखते हैं। क्योंकि वो एक भिखमंगे के वेश में था, बात सही। क्योंकि वे स्वयं डाकू थे? नहीं। क्योंकि वहां कानून व्यवस्था चौकस थी? ऐसा भी नहीं था। क्योंकि उनके अधिकारियों से अच्छे संबंध थे? ये भी नहीं था। सही क्या, क्योंकि वो खुद एक भिखारी के रूप में थे। तो भाई अगर डाकू सामने भी आ जाएंगे तो उनसे क्या ले जाएंगे, कुछ नहीं लेके जा सकते। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्या थी? डांडा, आसपास के गांव, तिडरी या ल्हासा? तो सबसे खतरे की जगह थी वो था डांडा, क्योंकि यहाँ पर एक तो वो ऊंचा भी बहुत था, निर्जन इलाका था, ठंड बहुत एक्सट्रीम थी, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि वहां पर डाकुओं का ज्यादा खतरा था। डांडे के सर्वोच्च स्थान पर क्या था? वहां के निवासियों का स्थान, डांडे के देवता का स्थान, बौद्ध मंदिर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही क्या था, डांडे के देवता का स्थान था, जिन्हें सींगों और जो है रंग बिरंगी पत्तियों से सजाया गया था, वो स्थान था, है ना। तो ये रहा हमारा ये आज का पूरा ल्हासा की ओर, जो हमारा गद्य खंड का दूसरा अध्याय था और पुस्तक का भी दूसरा अध्याय था। इसके हमने बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। फिर से बोल रही हूँ, पूरा चैप्टर एक बार जरूर आप अपनी बुक, एनसीईआरटी बुक से पढ़िएगा, तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को तैयार करने। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे तीसरे अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति के साथ, लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा हम फिर से। और हाँ, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ के रखिएगा, तो उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना हमारे लिए ज्यादा आसान है।
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।